बेटा इन प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट द फिजिकल फिटनेस। पिछली क्लास में मैंने आपको फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया था। तो उसके बाद इंपॉर्टेंस बताई थी पॉजिटिव लाइफस्टाइल की, क्या क्या होती है। उसके बाद ये बताया था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल फिटनेस के। तो 4 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे। वो 4 कंपोनेंट्स आपके थे स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। यही था आपका टॉपिक लास्ट में। अब आपका जो टॉपिक रिमेनिंग था उस दिन का वो था कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बेटा जस्ट ओनली फॉर 2 or 3 minutes टॉपिक दिस। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्या होता है बेटा? बिफोर द 1980 से पहले एक वर्ड यूज किया जाता था एगिलिटी। एगिलिटी नाम का एक वर्ड यूज किया जाता था, पर जब इसको रिसर्च किया गया तब पाया गया कि एगिलिटी जैसी कोई चीज तो ह्यूमन बॉडीज के अंदर होती नहीं है। और आप जानते हैं साइंटिफिक प्रूफ जो होता है उसको ही माना जाता है। साइंस के अंदर जो साइंटिफिक प्रूफ हो गया उसको माना गया है। तो एगिलिटी ऐसी कोई चीज नहीं थी। एगिलिटी मतलब होता है फुर्ती से। तो फुर्ती हम कहाँ देखते हैं? हमारी स्पीड के अंदर देखते हैं। तो वो स्पीड हो गई तो वो फुर्ती के नाम से जानी गई। अब इस चीज को नाम चेंज किया गया कि हमारी बॉडी कैसे तेजी से मूवमेंट्स करती है। तब उन्होंने बताया कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, मतलब जो हमारे बॉडी के चारों कंपोनेंट्स हैं उन चारों का आपस में मिलकर वर्क करना। उन चारों का आपस में मिलकर वर्क करना वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कहलाता है। वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कहलाता है जब हमारी ये चारों फिजिकल कंपोनेंट्स आपस में मिल जाते हैं और मिलके जब ये वर्क करते हैं बेटा, जब ये मिलके वर्क करते हैं अच्छे तरीके से, तो वो हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कहलाती है। क्लियर है? जब चारों कंपोनेंट्स, सपोज दैट कि एक रेसर है और वो दौड़ना चाहता है। उसके अंदर पावर बहुत है बेटा, ताकत बहुत है, पर स्पीड नहीं है। तो कैन यू इमेजिन कि ही और सी विल? नो, नेवर। वो कभी नहीं जीत सकता। रीजन इज बिहाइंड ऑन इट। इसके पीछे रीजन क्या है कि वो मसल पावर है उसके अंदर, थकान भी उसे नहीं हो रही है, दौड़ता ही, पर स्पीड नहीं है। और खेल जब हम किसी भी रेस को लेते हैं तो उसमें रेस का मतलब क्या होता है? जो मिनिमम टाइम में फिनिश करता है, स्पीडली फास्ट। यही तो है स्पीड का मतलब, कि जो मूवमेंट को फास्टली फिनिश कर दे। तो जब उसकी स्पीड नहीं आई देन वो लूज कर जाएगा, हार जाएगा। तो ना ऐसा कोई एंड्योरेंस काम आया, ना उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी काम आई, ना उसका स्ट्रेंथ काम आया। तो ये चारों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अगर कोई भी एथलीट, कोई भी प्लेयर, कोई कॉमन पर्सन अगर फिजिकल फिटनेस उसको पानी है तो इन चारों को आपस में मिलाकर रखना पड़ेगा, चारों को सही से यूटिलाइज करना पड़ेगा और चारों का सही से यूटिलाइजेशन होना पड़ेगा, होना ही होगा। तभी कहेंगे वो फिजिकल फिट है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो उठ नहीं पा रहा है। अगर एक भी कंपोनेंट सही नहीं है तो इनका सही से यूटिलाइजेशन करना ही कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहलाता है। चारों का अच्छे से कोऑर्डिनेट होकर वर्क करना, ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाया हमारा? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा ऊपर, आज का जो टॉपिक है, हमारे टॉपिक आज का है वो है कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि व्हाट इज द वेलनेस? क्या वेलनेस है? तो आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास कि व्हेन अ पर्सन फिजिकली फिट एज वेल एज फ्री फ्रॉम डिजीज और हैप्पी विथ देयर मेंटलिटी, और अपने दिमागी तौर पे वो खुश है, मेंटली तौर पे हैप्पी है, दिमाग से खुश है हर चीज से, अपने माइंड का सही यूटिलाइजेशन कर रहा है। मतलब उसके दिमाग में कोई परेशानी नहीं चल रही है, कोई स्ट्रेस नहीं चल रहा है, कोई बीमारी उसके शरीर को लगी नहीं, तो वेल है। सपोज दैट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, जब कोई एक्सीडेंट केस होता है तो वो क्या कहते हैं? गेट वेल सुन, गेट वेल।
ये नहीं कहते फिजिकल फिट, कभी सुना है गेट फिजिकल फिटनेस सुन? नहीं, गेट वेल सुन, मतलब शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, गेट वेल सुन। तो वहां पे शारीरिक, फिजिकली एज वेल एज मेंटली लेवल पे दोनों को कहा जाता है वेलनेस, ठीक है। तो और मैंने आपको बताया था इसमें डिसीज फ्री होते हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल फिटनेस के, सॉरी वेलनेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो पहला होता है बेटा फिजिकली वेलनेस। फिजिकली वेलनेस क्या होता है? जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, सही है, ठीक है, फिजिकली तौर पे हमने अपने माइंड मेकअप कर रखा है कि वी आर फाइन। हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं और जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाते, उसको सेल्फ से अपनी एक्सरसाइज वगैरह से हम उसको ठीक कर लेते हैं। यानी हम अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉशियस है। हम सुबह जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, कुछ भी करते हैं फिजिकल फिट रहने के लिए। तो वेलनेस, हम माइंडली तौर पे प्रिपेयर हैं, हम दिमागी तौर पे प्रिपेयर हैं, अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉशियस है, ठीक है। जब आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉशियस होते हैं, बहुत ज्यादा कॉशियस का मतलब है कि हम कॉशियस रहते हैं, सावधान रहते हैं, तो ये कहलाता है हमारा फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस ये कहलाता है जब हम अपने माइंड को मेकअप करते हैं कि हमारी बॉडी सही रहनी चाहिए, हमें कोई बीमारी नहीं लगनी चाहिए। अगर छोटी मोटी होती है तो उसे हम एक्सरसाइज, योगा वगैरह के द्वारा खत्म कर देते हैं। और योगा वगैरह, साइकिलिंग, बहुत सारी एक्सरसाइज हम करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। तो पहले हम मेंटली लेवल पर अगर स्ट्रांग होंगे तो फिजिकल लेवल पे हम अपने आप की बॉडी को मेकअप करके रख सकते हैं, पहला। दूसरा है बेटा सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस क्या होता है? सोशल वेलनेस होता है जब हम दिमागी तौर पे, जब हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वर्क के लिए, सोसाइटी में पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। जब सपोज करो कि हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, सोसाइटी में अपना योगदान देने के लिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, कैसे होंगे? जब हम अपने आप को देखेंगे कि हम अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, तो वो पॉजिटिव पॉइंट जाएगा सोसाइटी के लिए। तो वो सोशल वेलनेस होता है जब सोसाइटी के बारे में हम सोचते हैं। अच्छा, हम गलत काम करें, कोई भी रॉन्ग थिंग करते हैं, जो भी पर्सन, वो क्या करते हैं? उस सोसाइटी के लिए वेलफेयर होते हैं? नहीं, कभी नहीं। तभी तो वो नुकसान करते हैं सोसाइटी का। जैसे क्रिमिनल वगैरह होते हैं जिनके पीछे पुलिस लगी रहती है, तो वो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। ये सोशल वेलनेस। हाँ, इमोशनल वेलनेस। जब हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं, दिमागी तौर पे हम अपने इमोशंस को रोक सकते हैं। जब हम अपने माइंड को यूज करके दिमाग को, वेलनेस का मतलब क्या है? दिमागी तौर पे सही रहना। तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, वो हमारा इमोशनल वेलनेस कहलाता है। आपने देखा होगा एक प्लेयर जीतता है, वो तब भी होता है कभी कभी, क्योंकि ही और शी कांट देयर इमोशंस, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ही और शी कांट कंट्रोल देयर इमोशंस, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो रोने लगता है। तो कभी कभी देखो, सपोज करो जैसे आप 11th में थे, 11th में हो अभी, तो आपके कुछ फ्रेंड्स 12th डी में गए होंगे, कुछ ई में गए होंगे, आपके 10th से अलग। तो वहां आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, नहीं भाई हमें तो साइंस में जाना है, हमें साइंस पढ़ना है। किसी को कॉमर्स पढ़ना है, वो कॉमर्स पढ़े। अब ये नहीं है इमोशंस में आके पढ़ा जाएगा, नहीं साइंस ले लिया। इमोशंस में आके साइंस पढ़ सकते थे, कॉमर्स में चले गए। तो अपने आप को कंट्रोल करना वेलनेस होता है, मेंटली तौर पे ठीक होना। और
स्पिरिचुअल्स वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस क्या होता है बेटा? स्पिरिचुअल्स होता है आध्यात्म, जो गॉड से रिलेटेड धार्मिक रिलीजियस जो चीजें होती हैं उसको स्पिरिचुअल्स कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि थोड़ा सा हमें डिवोटेड होना चाहिए गॉड के लिए। स्पिरिचुअल वेलनेस का ये मतलब नहीं है कि मेरा धर्म मेरा कल्चर सबसे ऊपर है, मुझे इक्वल सबके धर्म को सबके रिलीजियस को इक्वलिटी देनी होगी। इक्वल, कभी कंपेयर नहीं करना होगा उसका छोटा उसका बड़ा। जो सारे रिलीजियस हैं, सारे रिलीजियस, जो कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजियस को मानता है तो मुझे उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारा स्पिरिचुअल वेलनेस होता है। ये नहीं है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं क्रिश्चियन, मैं बौद्धिस्ट। नो नो, ये स्पिरिचुअल वेलनेस नहीं है। हम मेंटली तौर पे कहीं खराब हो चुके हैं कि केवल अपने धर्म को बेस्ट मानते हैं और सामने वाले के धर्म को बेकार मानते हैं। ठीक है, ये स्पिरिचुअल वेलनेस होता है जहां पे आप इक्वली उसको बराबर समझते हो। न्यूट्रिशनल वेलनेस। न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीजें होती हैं जिनके जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें मिनरल्स होता है, प्रोटीन्स होता है, ठीक है, विटामिन्स होती हैं। ये सब क्या होती है? ये न्यूट्रिशन होती है। तो हम दिमागी तौर पे, मेंटली तौर पे हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, जो हमारी डाइट है उससे हमारी बॉडी को जो डेली के काम करने के लिए एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिल रही है या नहीं मिल रही। सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि जो एनर्जी जो हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है या हमें नहीं मिल रहा है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। सपोज दैट आपको भूख लगी है, यू आर हंग्री, तब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, वहां पे आपकी वेलनेस चेक हो जाएगी, वहां पे आपकी वेलनेस का पता चलेगा। मैंने आपको एक बर्गर दिया और दो बनाना दिया और आपको चूज करने के लिए बोला। जब मैं न्यूट्रिशन वेलनेस की बात कर रहा हूं बेटा, तो मैंने आपको एक दो बनाना दिया और एक बर्गर दिया आपकी एपिटाइट खत्म करने के लिए, भूख खत्म करने के लिए। आप भूखे हैं, हंग्री हैं, तो मैंने आपको कहा कि इसमें से एक खाइए। तो वहां आपका माइंड में जो वेलनेस है, आपके दिमागी तौर पे आप कितने संतुलित हैं अपने खाने को लेकर, अपने न्यूट्रिशन को लेके, वो पता चलेगा। अगर आपने बर्गर खाया तो सपोज दैट आप टेस्टी चीजों के पीछे भागते हो, आपको न्यूट्रिशन से कोई मतलब नहीं है। पर आपने बनाना खाया तो इसका मतलब यह है कि आप अपने हेल्थ को, अपने न्यूट्रिशन को, देखिए जनरल सी बात है, जब अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो फिजिकली वेलनेस हमारा, फिजिकली स्ट्रक्चर हमारा अच्छा रहेगा। तो वहां पे जब हमने न्यूट्रिशन को लिया, अच्छे न्यूट्रिशन को लिया, तो वो हमारी फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाएगा हमें। तो जब हमने न्यूट्रिशन को चुना तो वो हमारा वेलनेस शो करेगा, हमारे वेलनेस को दिखाएगा न्यूट्रिशन से, हमारी डाइट में, हमारे खाने में, कि हम कितने अवेयर है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी खाना ही नहीं है, नहीं, कभी जस्ट फॉर 1 or 2 days in month यू कैन टेक इट, आप ले सकते हैं, बस जस्ट फॉर द टेस्ट। अगर आप हैबिचुअल हो गए इन चीजों के, देन योर हेल्थ विल बी स्पॉइल कर जाएगी आपसे हेल्थ। ठीक है, तो ये होता है आपका बेटा न्यूट्रिशन। इसके बाद है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या होता है बेटा? आपकी मनी से रिगार्डिंग आप कितने अच्छे हैं अपने मेंटली तौर पे, अपने फाइनेंस को लेकर, अपनी आर्थिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति, फाइनेंस होता है आर्थिक स्थिति को लेकर
आप कितने जागरूक हैं, कितने सजग हैं, कितने आप दिमाग में हैं आपके लिए कि क्या आपकी अर्निंग है और क्या आपके एक्सपेंस है। जब एक्सपेंस आपकी अर्निंग से ज्यादा हो जाएंगे तो आपको ब्रेक कर देंगे, फाइनेंशियल पॉइंट पे आपको ब्रेक कर देंगे, तोड़ कर रख देंगे वो। अगर आप जो आपकी अर्निंग है उसमें से आप स्पेंड भी करते हैं, अपनी लाइफ के जो नेसेसिटी है उसको पूरा करने के लिए अपनी मनी भी स्पेंड करते हैं और साथ में कुछ सेविंग भी कर लेते हैं, तो वो शो करता है आपका क्या, फाइनेंशियल वेलनेस। आपके दिमाग को तैयार करता है कि हाँ भाई ये पर्सन जो है ये रेडी है, अपना दिमाग का सही यूटिलाइजेशन कर रहा है, ये अपने माइंड का सही यूटिलाइजेशन कर रहा है। बेटा इसमें से कुछ इरेज करना पड़ेगा ऊपर से पॉइंट लिखने के लिए। 7th पॉइंट, इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स क्या होता है बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल सेट कर रहा हूं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन मैं पुट अप करूंगा। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक फोटो को दिखा दिया जाता है और बोला जाता है कि ये आपके सिस्टर की ये है वो है, और उसका और आपका क्या रिलेशन होगा। इसकी मदर लगती थी, इसकी सिस्टर लगती थी, तो आपका उसका रिलेशन क्या होगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। या बताते हैं फादर की एज इतनी है और बेटे की इतनी है, फादर इतना बड़ा है तो 5 साल पहले इनकी क्या एज थी। मतलब कुछ जर्नल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जर्नल से क्वेश्चन, या जो जीके बेस्ड होते हैं। जीके बेस्ड होते हैं, जैसे पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जर्नल सी बात है, कुछ इस तरह के। तो वहां हमें अपने दिमाग का वेलनेस नहीं, वेलनेस वो है जो सही तरीके से आइडियाज हमारे अंदर हैं, पर जब हम अपने माइंड का यूटिलाइज करते हैं सही तरीके से। वेलनेस का मतलब है हम फिजिकली और मेंटली लेवल पे ठीक हैं, मतलब दिमागी तौर पे भी ठीक है, फिजिकल लेवल पे ठीक है और मेंटली। पर इंटेलेक्चुअल्स क्या कहता है, इंटेलेक्चुअल्स कहता है हमें अपने माइंड का सही से यूटिलाइज करना, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। भाई जब माइंडली तौर पे ठीक है तभी तो हम अपने इंटेलेक्चुअल पावर को यूज कर पाएंगे। तो उसने बोला कि इंटेलेक्चुअल पावर को यूज करना, तो उसने पूछा कि ये इसका फादर, ये मदर, ये बताओ क्या रिलेशन, इस तरह के क्वेश्चन या कुछ और। जब हम बच्चे का आईक्यू चेक करते हैं तो उस समय देखते हैं कि बच्चा कितना अपना इंटेलेक्चुअल पावर को यूज कर रहा है। तो ये होती है इंटेलेक्चुअल वेलनेस, जब हम अपने माइंड का पूरा सही से यूज करते हैं। तो कहाँ पे बेटा, लास्ट है आपका बेटा इन्वायरमेंटल वेलनेस। इन्वायरमेंटल वेलनेस क्या कहा है, जब हम अपने आसपास के वातावरण को, इन्वायरमेंट को देखते हैं और पाते हैं कि ये हमारे लिए कैसा है। जब हमारा माइंड इस चीज का ध्यान रखता है कि हमारा आसपास का वातावरण कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। देखिए जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको क्या है, ज्यादा पैसा मिले या ना मिले, मनी मिले या ना मिले, वो कॉशियस होते हैं एक हरियाली जगह में रहने के लिए, पेड़ों के पास, नेचर के क्लोज रहने के लिए। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने आसपास के वातावरण से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वहां गंदगी रहे, हाइजीन रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल आना है, अपना अर्निंग का मनी और अपना जॉब करनी है, दैट्स इट। तो जब हम अपने चारों तरफ के वातावरण को लेकर अवेयर नहीं होते, तब ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारा वेलनेस का। और जब हम इसको लेकर अवेयर होते हैं, एनवायरमेंटल वेलनेस को लेके
कि हमारे चारों तरफ साफ सफाई होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, पेड़ होने चाहिए, ट्रीज होने चाहिए, ठीक है, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, स्मोक वगैरह ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उस समय वो इन्वायरमेंटल वेलनेस कहलाता है बच्चों, इन्वायरमेंटल वेलनेस कहलाता है, जो हमारा इस तरह का काम होता है जब हम इन्वायरमेंट को लेकर सजग होते हैं, मेंटली तौर पे तैयार होते हैं कि हमने क्या किया। तो ये आपके कुछ कंपोनेंट्स थे किसके, वेलनेस के। बेटा अब आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, है हमारा अब कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। इसके 5 पॉइंट बताए गए बेटा, कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। अब हम हेल्थ की बात करते हैं, अपनी पूरी हेल्थ की। हमने बात करी फिजिकल फिटनेस की, बताया आपने मुझे, मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द फिजिकल फिटनेस, वेलनेस बताया, लाइफ स्टाइल बताई हमने, कंपोनेंट्स बताए लाइफ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल के, बेनिफिट बताए, इंपॉर्टेंस बताई, कंपोनेंट बताए वेलनेस के, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बताई, कंपोनेंट बताए फिजिकल फिटनेस के। अब ये करें कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, जो हमारी शरीर से रिलेटेड फिटनेस होती है। पहले मैंने बताए थे कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के 4 कंपोनेंट्स बताए थे। कितने बताए थे? 4 कंपोनेंट्स बताए थे फिजिकल फिटनेस के। और अब क्या बता रहा हूं, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, हेल्थ से, जो हमारी हेल्थ से जुड़े होते हैं, जो हमारी हेल्थ से जुड़े होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, और लास्ट है बेटा बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, ये पांच फिजिकल जो हमारी हेल्थ होती है उसके कंपोनेंट्स हैं, हमारी हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, हमारे स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। फिजिकल फिटनेस कैसे बनती है उसके 4 कंपोनेंट्स से बेटा, अलग से फिजिकल फिटनेस कैसे बनती है उसके 4 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे। अब हमारी हेल्थ कैसे सही रहती है, क्या क्या उसके तत्व हैं जो हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, वो 5 चीजें ये बताने जा रहा हूं मैं आपको। पहले मैंने बताया था फिजिकल फिटनेस, अब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो बता रहा हूं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। जो हमारी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है उसको कौन कौन से तत्व हैं जो इफेक्ट करते हैं, उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं बेटा जी। पहला होता है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है जो हमारा हार्ट होता है बेटा, जो हमारा हार्ट होता है वो कैसे काम कर रहा है उसकी पूरी प्रोसेसिंग। हम दौड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं दौड़ना और पहले दिन देखते हैं कि बहुत जल्दी हमारा ब्रीथिंग जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और हम दौड़ नहीं पाते, फूलने लगता है सांस। होता है ऐसा हमारे सभी के साथ। पर जैसे 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 हम इसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं डेली एक्सरसाइज में, वो सांस फूलना हमारा कम होता चला जाता है और हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कभी भी आप देखोगे कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, जो हमारा
हृदय कार्डियोवैस्कुलर पूरा हार्ट का सिस्टम है, वो कैसे पंपिंग कर रहा है, कैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर, आरबीसी कैसे आ रही है, पूरे ब्लड को कैसे सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहलाता है। और वो कितनी जल्दी थकता है। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, उसके अंदर कितनी थकान महसूस करने की क्षमता होती है। देखो आप जो लंबी रेस के प्लेयर होते हैं उनकी हार्ट बीट प्रॉपर चलती रहती है, जो लंबी रेस के होते हैं, जो अगर मैं बात करूं जैसे मैराथन वगैरह की, तो उसमें क्या होता है, वो लंबी दौड़ते हैं, लंबी रेस मारते हैं, तो वो उनकी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है, जो हमारी मसल्स की ताकत होती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ कहलाती है। जो हमारी मसल्स की ताकत होती है, हम अपने काम को कैसे फिनिश करते हैं, अपनी मसल्स पावर के द्वारा। स्ट्रेंथ यही तो होती है कि हमारे ऊपर जो भी रेजिस्टेंस पावर लगती है हम उसको अपोज कर देते हैं अपनी मसल्स पावर के द्वारा। पर जब हम मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारी मसल्स के अंदर कितनी जान है, कितनी ताकत है बेटा, किस तरह से हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, किस तरह से इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, किस तरह से हम अपने काम को खत्म करते हैं, कितनी जान है। एक सेम एज का आदमी एक 50 केजी वेट उठा सकता है और एक 25 भी नहीं उठा सकता। तो ये रिफ्लेक्शन होता है हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ का। हम कितने मस्कुलर हैं, कितनी स्ट्रेंथ है हमारे अंदर, मसल्स पावर कितनी मजबूत है हमारी मसल्स, हमारा बैठना उठना, हमारा चलना फिरना, हमारा पोस्चर, बॉडी पोस्चर, ये सब दिखाता है कि हम मस्कुलर तौर पे कितने स्ट्रेंथ हैं, स्ट्रेंथिव हैं, कि हमारी मसल्स कितनी स्ट्रांग है। कमजोर मसल्स जिसकी होती है वो झुक के बैठता है, चल फिर नहीं पाता है, इस तरह से हो जाता है, झुक जाता है। तो ये दिखाता है बेटा कितनी पावर है हमारी मसल्स के अंदर। उसके बाद मस्कुलर एंड्योरेंस, हमारी मसल्स कितनी देर काम कर सकती हैं, थकान कितनी देर में होती है। हम अपने मसल्स पावर के द्वारा किसी काम को कितनी देर तक काम कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द एंड्योरेंस। व्हाट इज द एंड्योरेंस? एंड्योरेंस इज द सस्टेन्ड द एक्टिविटी, एक्टिविटी को जारी रखना। एक एक्टिविटी को कितना मैक्सिमम टाइम तक हम जारी रख सकते हैं, दिस इज द एंड्योरेंस। बट दैट टाइम वी टॉक अबाउट द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, तो वी कंसिडर द मस्कुलर एंड्योरेंस, कि हमारी जो मसल्स है वो कितनी देर में टाइट हो जाती है, थक जाती है, और उस थकान को हम अपनी मसल्स को कितनी देर तक रिफ्लेक्ट नहीं होने देते, मतलब काम करते रहते हैं, अपनी बॉडी में महसूस नहीं होने देते, वो हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी एक ही थी, मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, कि जो हमारी रेंज ऑफ जॉइंट्स एंड बॉन्ड्स, कि हमारी जो बॉन्ड्स और जॉइंट्स हैं इनकी रेंज ये कितना खुला है इनके अंदर। आप देखते हैं जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी डेंसिटी के अंदर जो बॉन्ड्स होती हैं वो टाइट होती चली जाती हैं, उनके अंदर कैल्शियम की कमी आती है, एक लिक्विड टाइप में होता है, और जब वो कैल्शियम सूखने लगता है तो बॉन्ड्स सूखने लगती हैं और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। इसलिए बैठने उठने में दिक्कत होती है जो ज्यादा एज के आदमी हो जाते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है बाई एज। बट हम जब डेली अपनी इस चीज को योगा वगैरह से कंटिन्यू रखते हैं, योगा वगैरह में, तो हम देखते हैं कि वो एज का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम कॉशियस है अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर। ठीक है बेटा, हम अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉशियस है। इसके बाद मैं बात करूं बॉडी कंपोजिशन की, ये भी एक फैक्टर है कि हमारी हेल्थ कैसी होगी। अगर हम हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की बात कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ कैसी होगी, ये हमारा जो बॉडी कंपोजिशन है, बॉडी की बनावट है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारी बॉडी के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर हम मोटे हैं तो हमें बहुत सारी डिजीज हो सकती है, परेशानी हो सकती है। अगर हम बहुत ज्यादा पतले हैं तो हमारी वर्क एफिशिएंसी कम हो सकती है। पर जब हम एक्यूरेसी में हमारा बॉडी वेट है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी वेट अच्छा है, तो हम अपने वर्क को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बेटा अगर जनरल सी बात करूं मैं तो एक होती है बीएमआई,
बॉडी कंपोजिशन की बात कर रहा हूं मैं। एक चीज होती है बीएमआई, इसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब हम शारीरिक तौर पे हमारी बॉडी की बनावट कैसी है, मोटे हैं, पतले हैं, कैसे हैं भाई? एक आप बात बताइए, 4 साल एक जो बच्चा जिसकी हाइट 4 फीट है और उसका वेट 90 केजी है, एक बच्चा जिसकी हाइट केवल 4 फीट है, 4 फीट है और उसका वेट 90 केजी है, तो क्या हुआ? वो तो फैटी हो गया। पर जो 6 फीट का बच्चा है, 6.5 फीट का है, उसका वेट 90 है, तो उसके लिए उतनी वो वेट मैटर नहीं करता जितना कम हाइट वाले के लिए करता है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी बनावट है। एक रेशियो परफेक्ट होना चाहिए हाइट का हेल्थ का, एक हाइट और हेल्थ का एक परफेक्ट रेशियो होना चाहिए। वो रेशियो किस तरह होता है, वो हम बीएमआई में कैलकुलेट करते हैं कि हमारी हाइट जो है उस हिसाब से हमारा वेट कितना होना चाहिए, कितना हमारा वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग आवर हाइट। हमारी हाइट के अंदर कितना वेट होगा या हमारा वेट है उतना हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, वो कैलकुलेशन होती है बीएमआई से बेटा। उसका क्या फॉर्मूला है? उसका फॉर्मूला है वेट इन केजी। किलोग्राम में हम अपने वेट को रख लेंगे। आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका जो बॉडी कंपोजिशन है कैसे, आप पतले हैं, मोटे हैं या परफेक्ट हैं। आप मोटे हैं, पतले हैं, कैसे हैं, वो खुद आप कैलकुलेट कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। वो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। जैसे वेट इन केजी लिखा मैंने, वेट इन केजी, किलोग्राम में वेट को रखेंगे और इसके नीचे हाइट को रखेंगे। हाइट को किस में रखेंगे? मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। तो आप आज देख सकते हैं इसको खुद, अपने बॉडी को खुद आप चेक कर सकते हैं कि मेरा वेट कम है, मेरी बॉडी कंपोजिशन किस तरह की है, मेरा वेट कम है या ज्यादा है या बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है बीएमआई का बेटा। इसमें वेट इन केजी आएगा। सपोज दैट मेरा वेट 72 केजी है, सपोज दैट। आप भी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज की हाइट मीटर में अगर मैं बात करूं तो मेरी हाइट 72 मीटर है, तो इसको मैं इस तरह से मल्टीप्लाई कर लूंगा, इस तरह से। क्यों? क्योंकि मीटर स्क्वायर है बेटा, यहां पे मैंने मीटर स्क्वायर। सपोज मेरी हाइट 1.72 मीटर है, 1.72 मीटर, तो मैंने इसको कैलकुलेट किया, जो भी नंबर आएगा उससे इसको डिवाइड कर दूंगा, ये मेरी बीएमआई निकल जाएगी, ये मेरी बीएमआई निकल जाएगी। और वो जो बीएमआई आपकी अगर 18.5 से जब इसको डिवाइड करोगे और 24.9 तक आती है, इसके बीच अगर ये आपकी आती है, जब आप मेजर करोगे तो आपका बॉडी वेट बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। आपका बॉडी वेट भी परफेक्ट है, आपकी हाइट भी अच्छी है और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट भी अच्छा है, आप ओवरवेट नहीं हो। बाकी की कैटेगरीज को मैं बाद में डिफाइन करूंगा। अभी मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि 18.5 से लेकर 24.9 तक अगर आप इसको रेशियो को कैलकुलेट करोगे और जो आपका आंसर आएगा, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो यू कैन नो कि आपका वेट कैसा है, परफेक्ट वेट है, अंडर वेट है या ओवर वेट है। परफेक्ट वेट है, ओवर वेट है, अंडर वेट है, ये आपका कैसा वेट है, यहां शो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपकी चैप्टर था, चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। चैप्टर फिनिश हो चुका है। आपकी कुछ भी कह रही है तो प्लीज आस्क मी।